ओके जी। स्टार्ट करने लगे हम लोग ओरेकल डेटाबेस। हम लोग पहले जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो माई एसक्यूएल पे हम लोग ने थोड़ा सा उसको देखा था। अगर आपको एसक्यूएल क्वेरीज आ जाती है तो आप ओरेकल पे जाएं, आप एसक्यूएल सर्वर पे जाएं, आप एक्सेस पे जाएं, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस कोर्स में ओरेकल डेटाबेस है। इसका फायदा क्या क्या है या इसके आर्किटेक्चर क्या क्या चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसका जो अपीलिंग फीचर है सबसे बड़ा वो ये है कि आप बिग फाइल टेबल स्पेसेस बना सकते हैं। सबसे बड़ी जो एक फाइल है वो अप टू 128 टीबी हो सकती है। ठीक है, 128 टेराबाइट की एक फाइल जनरेट की जा सकती है। इन केस आपके ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ज्यादा ग्रो कर जाता है तो आप एक और फाइल बना सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी स्पेस है। हम लोग अपने सिस्टम्स में अगर 1 या 2 जीबी का डाटा, सॉरी टीबी का डाटा स्टोर करते हैं या हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्पेस हमारे पास आ गई। सो इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ डाटा जो आप स्टोर कर सकते हैं। ओरेकल आपके सिस्टम को हैंडल करेगा और परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओरेकल है क्या? ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये सन माइक्रो सिस्टम की प्रोडक्ट है। जिन्होंने जावा बनाई है, जावा भी सन माइक्रो सिस्टम का है, ओरेकल भी उन्होंने। ठीक है, तो ये मतलब कि अच्छी चीज है कि आप न्यूअर वर्जन और न्यूअर सिस्टम्स को अगर स्टडी करते हैं तो आपके लिए आसानी होती है फ्यूचर में आप उनको हैंडल या एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। हमारे पास टेबल स्पेसेस क्या होती हैं, डेटा फाइल्स क्या होती हैं, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। बस आपको थोड़ा सा मैं टर्म्स का बता देता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होंगी। हम लोग डेटा फाइल को स्टडी करेंगे। डेटा फाइल क्या होती है? जो फिजिकल लेवल है ना, हमारे पास फिजिकल व्यू या फिजिकल मॉडल होता था 3 लेवल आर्किटेक्चर में। हमारा ज्यादा कंसर्न इस सब्जेक्ट में फिजिकल वाली साइड पे। ठीक है, आपने ईआरडी बनाना सीख ली है थर्ड सेमेस्टर में, आपने एसक्यूएल क्वेरीज चलाना सीख ली हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लेते हैं, टेबल्स बना लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं। लेकिन अब हमारा जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे है। आपने इंडेक्सिंग करवानी है, आपने डेटा फाइल्स बनानी है, आपने टेबल स्पेस को मेंटेन करना है, बैकअप एंड रिकवरी, हर चीज से रिलेटेड एक अलग अलग चैप्टर है हमारी बुक के अंदर। उनको हम लोग देखेंगे। यूजर्स को कैसे क्रिएट करना है, यूजर को प्रिविलेजेस कैसे देनी है, एक्सेस कैसे देनी है, किस यूजर को कौन कौन सी चीजें ऑथराइज्ड हैं वो व्यू करने के लिए, कौन कौन सी चीजें ऑथराइज्ड वो नहीं है। तो ये सारी चीजें, उनकी रिस्ट्रिक्शन और उनकी अलाउंस आप ओवरऑल ये हमारे समझ लें कि पूरे का पूरा एक डेटाबेस ओरेकल का एक ओवरव्यू यहाँ पे गिवन है। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इन डेप्थ आने वाले चैप्टर्स के अंदर। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इंस्टॉलेशन के लिए? आपके पास तकरीबन 500 MB जो है वो टेम्परेरी स्पेस होनी चाहिए टिपिकल इंस्टॉलेशन के लिए। आपके पास ओरेकल होम अगर आप इंस्टॉल करते हैं वो 3.6 GB का होगा और डेटा फाइल जो है वो जो डिफॉल्ट डाटा फाइल्स होती हैं वो 1.9 GB की होती है। टोटल आपको तकरीबन 6 GB स्पेस रिक्वायर्ड है। आपके पास मिनिमम 1 GB रैम अवेलेबल होनी चाहिए सिर्फ ओरेकल के लिए। डजेंट मीन कि आपके सिस्टम में अगर 1 GB रैम है तो आपका ओरेकल जो है वो चलेगा। ये फ्री स्पेस की बात है। ठीक है, क्योंकि 1 GB रैम या 2 GB रैम ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको कंज्यूम करता है। तो आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप ओरेकल को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से इसके अंदर इस्तेमाल होंगे? सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटाबेस सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस टाइप। बेशक वो मोबाइल है, क्लाउड है, सर्वर्स है, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, किसी भी आर्किटेक्चर पे। इवन 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी ये सपोर्ट। सिर्फ आखिरी चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि सॉफ्टवेयर साइड से हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो तमाम प्रोफेशनल एडिशन आते हैं। यानी कि आप होम एडिशन
और होम बेसिक एडिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पे ये डेटाबेस रन नहीं होगी, इंस्टॉल नहीं होगी। इसके अलावा तमाम एडिशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज सर्वर के R2, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। अब देखें हर विंडोज की अपनी अपनी एडिशंस हैं, एंटरप्राइज एडिशन है, अल्टीमेट एडिशन है, पर्सनल एडिशन है, होम एडिशन है। तो होम और पर्सनल जो एडिशंस होंगी उसमें आपकी ये ओरेकल काम नहीं करेगी। विंडोज सर्वर है, विंडोज 7 के तमाम एडिशंस हैं, 8 है, 8.1 है, सारी प्रोफेशनल और एंटरप्राइज एडिशंस पे ये काम करता है, पर्सनल या होम एडिशंस पे ये काम नहीं। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और हमारे पास प्रोटोकॉल्स जो इस्तेमाल होंगे नेटवर्किंग के लिए, वो आपके पास टीसीपी आईपी अवेलेबल होना चाहिए, टीसीपी आईपी विद एसएसएल होना चाहिए। एसएसएल क्या होता है जी? सिक्योर शेल लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। सॉकेट लेयर यार। हाँ जी, ये क्या इसका काम क्या है, मतलब कि सिंपल टीसीपी आईपी और टीसीपी आईपी विद एसएसएल, इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ जी, कोई दो लेयर्स के दरमियान जो डाटा जाता था ना, उसके लिए कोई सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड, सिक्योरिटी है ये आपकी इंक्रिप्शन से रिलेटेड। ये एनक्रिप्शन था ठीक है, नेटवर्क पे जब हाँ जी, जाता ना। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि अगर आप टीसीपी आईपी सिंपल इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट में फ्लो करता है। अगर आप टीसीआईपी विद एसएसएल का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा वो वेबसाइट एचटीटीपी अलग आ रही होती है और एचटीटीपीएस कुछ होती हैं जिनमें लेफ्ट साइड ये पर ताला सा मल्टीपल बना जॉब्स हुआ आ होता रही है, हैं। वो यस सर। एसएसएल वाली साइट्स होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, सही। नेम्ड पाइप्स, इनको सुना है कभी? नेम्ड पाइप्स क्या होते हैं? नहीं सर। नो सर, नहीं सुना। अच्छा, नेटवर्किंग में नेम्ड पाइप्स जो है ना वो डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स या उन मीडियम्स के थ्रू आप क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। डेडिकेटेड पाथ समझ लें, एक डेडिकेटेड नेटवर्क समझ लें, एक नेटवर्क में एक चैनल समझ लें, वायरलेस नेटवर्क में वो एक रास्ता है या एक पैटर्न है जो कि इस्तेमाल किया जाता है क्लाइंट और सर्वर्स को कनेक्ट। अब हमारे नेटवर्क में तो हर टाइप की ट्रैफिक फ्लो कर रही है, उसमें वेबसाइट्स का डाटा भी चल रहा है, आप एक वाईफाई नेटवर्क देख लें, अपने घर का वाईफाई नेटवर्क देख लें, उसमें आप जूम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें स्काइप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गेम्स भी खेल रहे हैं, आप यूट्यूब की स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। हर डाटा की अपनी अपनी पोर्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं और वो काम जो है वो डाउनलोड और अपलोड हो रहा है। अब क्या है, नेम पाइप्स का क्या कहाँ पे इस्तेमाल है? वो डेडिकेटेड पाथ होते हैं आपके नेटवर्क को, जो उसका कुछ हिस्सा जो है वो डेडिकेट कर दिया जाता है कि हमारे नेटवर्क पे ये पोर्ट्स, लॉजिकल पोर्ट्स और ये चैनल्स डेडिकेट हो गए क्लाइंट और सर्वर के लिए। अगर ओरेकल से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो इस स्पेसिफिक पोर्ट पे या इस स्पेसिफिक चैनल पे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप एफएम ट्यून करते हैं, एफएम का स्टेशन, आप सबको उसकी फ्रीक्वेंसी का पता होता है। आप एफएम 96 लगाएं या एफएम 93 लगाएं तो आपको वो स्टेशन जो है वो मैच कर जाता है, वो डेडिकेटेड एक चैनल है, इस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी नेम टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है ओरेकल के अंदर। एक सर्वर और क्लाइंट्स हो सकता है कि वो लोकल क्लाइंट्स हो या हो सकता है वो ऑनलाइन क्लाइंट्स हो ओवर द नेटवर्क, तो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी हो तो नेम पाइप्स का इस्तेमाल। ओके, सपोर्टेड वेब ब्राउजर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप बेस्ड भी है और वेब पे भी इसकी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। यूजर प्रिविलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है या सिंपल यूजर है, तो ये देखा जाता है आप एज अ सिंपल यूजर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। विंडोज का आपको एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए ताकि आप इंस्टॉल कर सकें। ओके, इंस्टॉलेशन ऑप्शंस, हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं ओरेकल के। एंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन 1, पर्सनल एडिशन और एक्सप्रेस एडिशन। अगर इसको हम लोग बॉटम अप लेके चलते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी इसको समझने। एक्सप्रेस एडिशन जनाब डेवलपर्स के लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूजर अलाउड होगा।
एंट्री लेवल के लिए ओरेकल का पूरा जो सिनेरियो है वो समझना है आपने कि इंस्टॉल कैसे होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे की जाती हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो स्टडी लेवल पे अगर आपने ओरेकल को एनालाइज करना है तो आप एक्सप्रेस एडिशन करेंगे। लाइट वेट है, आपके जो प्रोसेसर्स हैं या आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम इस्तेमाल। यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ एक सीपीयू या एक डुअल कोर सीपीयू इसके अंदर काम आ जाए। 1 GB रैम हो काफी है, 4 GB हार्ड डिस्क हो काफी है। तो ये मतलब कि लाइट वेट डेटाबेस सिस्टम होगा जो कि एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए यूजफुल है। इसके बाद पर्सनल एडिशन आती है हमारे पास। वो क्या है कि आपकी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, आप पर्सनल डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी मंथली बेसिस पे ग्रोसरीज का डाटा स्टोर करना है, हो सकता है कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट्स का डाटा स्टोर करना हो सकता है आपने अपने हिसाब किताब वगैरह रखना हो, तो ये पर्सनल एडिशन उसके लिए। स्टैंडर्ड वन, ये इसमें तमाम ओरेकल के फीचर्स होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यूजर इसके अंदर अलाउड होता है, इससे ज्यादा मल्टीपल यूजर्स अलाउड नहीं होते। इस फीचर्स तमाम होंगे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीपीयूज इसके अंदर आ सकते हैं। आप 2 सर्वर्स अटैच कर सकते हैं या एक सीपीयू विद 2 फिजिकल चिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग प्रोसेसर होंगे फिजिकल, फिर काम हो सकेगा, या आप 2 अलग अलग सर्वर्स का इस्तेमाल करेंगे एक एक प्रोसेसर वाला, तो वो यहाँ पे आपको अलाउ करेगा। अच्छा, मेरे पास लास्ट क्लास में जो फिजिकल क्लास हुई थी उसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल में 2 या 3 स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने रैक का बताया था। हमारे पास आमना शहजादी थी, इसके बाद समीना नवाज हमारी क्लास में थी पिछली क्लास में, और निमरा। ये 3 स्टूडेंट्स थी जो जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी। उसमें मैंने एक चीज डिस्कस की थी, रैक, RAC, ये क्या चीज थी? समीना कुछ आइडिया है? आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक ये कहीं गई हुई है, सिर्फ ऑनलाइन हुई हुई है, कोई और काम करिए। बहरहाल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर RAC, ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि आपके पास सर्वर की लोड बैलेंसिंग हो सकती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है, डाटा ग्रो कर जाता है, तो हो सकता है कि एक सर्वर आपके लिए सफिशिएंट ना हो, तो आप मल्टीपल सर्वर्स लगा लेते हैं और उनको क्लस्टर बना देते हैं। इसको क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग कहा जाता है सर्वर का, कि इन केस या तो एक सर्वर मेन है वो चल रहा है और कोई पावर का फेलियर हो जाता है या हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो लोड है वो दूसरे सर्वर पे स्विच कर जाए। ऑन द अदर हैंड, लोड बैलेंसिंग की जा सकती है कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हैं, लेट्स से कि 100 नंबर ऑफ यूजर्स हैं जिनको हम लोगों ने मैनेज करना है, और 2 सर्वर्स लगा दिए गए लोड को बैलेंस करने। क्या होगा कि 50 यूजर्स एक सर्वर लोड चला जाएगा और 50 यूजर्स का लोड दूसरे सर्वर पे चला जाएगा, लोड बैलेंस हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास स्टैंडर्ड एडिशन है, 4 सीपीयूज जो है इसके अंदर अलाउड होंगे, 4 सर्वर्स इसके अंदर अलाउ किए जा सकते हैं, और एंटरप्राइज एडिशन है लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें अनलिमिटेड प्रोसेसर्स, अनलिमिटेड सीपीयूज, सर्वर्स, नेटवर्क्स, क्लाइंट्स, सब कुछ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी हार्डवेयर की परचेजिंग या हार्डवेयर की कॉस्ट है। एंटरप्राइज एडिशन जो है वो आपको तमाम चीजें प्रोवाइड करेगा आपके लाइसेंस के मुताबिक। तो ये हमारे पास डिफरेंट एडिशंस थी ओरेकल की जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। बस चैप्टर वाइंड अप हो रहा है, ये क्या क्या होते हैं इनको आप एक दफा डिस्कस रीड आउट कर लीजिएगा। ये मूडल पे मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं, उनको आप डाउनलोड करें, और ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनको आप देख सकते हैं। सो ओरेकल DBA टूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेस, इनको रीड सर आउट करना है एक जी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन होगा। हाँ जी।
सर ये अभी पीछे आपने कहा है कि अगर लोड एक सर्वर पे ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे पे चला जाता है। हाँ जी, सर हमारा मतलब अभी तक मेरा यही कंसेप्ट था कि हमारे पास एक ही सर्वर होता है और वही सारी रिक्वेस्ट देता है, वही रिस्पॉन्स करता है, मतलब सारा वही करता है, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होता है। और ये बिल्कुल एक से ज़्यादा भी सर्वर हो सकते हैं, ये जी। नई एक्चुअली बात है, ये थोड़ा बिल्कुल लास्ट क्लास आपने ली थी, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। एक लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, ये क्लस्टरिंग की हम लोगों ने ऑप्शंस भी यहाँ पे देखी थी। डीबीएमएस क्लस्टरिंग है, वो 2 टाइप्स की होती हैं, इसमें फेल ओवर सपोर्ट अवेलेबल होती है। कि एक सर्वर खराब हो गया, या तो आप ये करें कि एक सर्वर पे डाटा स्टोर करें। आप देखें थर्ड टर्म में, एक दफा रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर क्लोज हो गया, डिस्कशन चल रही है।